दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ग्रोक एआई एंड जस्टिस के इस स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीष जायसवाल। दोस्तों जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की कि शायद ग्रोक चीज़ों को एक रीजनेबल माइंड की तरह ले रहा है। जैसे हम सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं और मोस्ट ऑथेंटिक सोर्सेस को उठाने की कोशिश करते हैं, और वो ऑथेंटिक सोर्सेस और क्या हो सकते हैं जिसमें रेफरेंसेस हों, काफ़ी हद तक लिंक्स हों, साइटेशंस काफ़ी हों ना। तो उसी तरह से ग्रोक भी अपने जो सोर्सेस हैं उनका चुनाव करता है। फिर हम चीज़ों को क्रोनोलॉजिकली और हिस्टोरिकल वे में देखते हैं, तो ग्रोक इसके पहले शायद जो भी उन्होंने सिलेक्शन किया उसको फिर हिस्टोरिकल वे में वो असेंबल कर लेते होंगे। इसी तरह से जो भी चीज़ें आई उनको अब दो पार्ट्स में वो तोड़ लेंगे, प्लस और माइनस में। फॉर एग्जांपल इसी तरह से जस्टिस के फील्ड में या लॉ की फील्ड में हम कहें, लॉ की फील्ड में जो भी पिटिशंस हैं, जो भी काउंटर पिटिशंस हैं, तो एआई या आने वाले समय में या पता नहीं अभी भी शायद ऐसा हो, उसी तरह से वो पूरी की पूरी फाइल को जो प्लेंटिफ है और जो रिस्पोंडेंट हैं उन दोनों को वो अलग अलग सेट में रीड कर सकता है एआई। और रीड ही नहीं, उनको ब्रेक भी अलग अलग पार्ट्स में अपनी सुविधा में भी कर सकता है, जैसे हम आप करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ की अगर डेट एंड टाइम्स का जो इवेंट्स को बताता है, तो आसानी से जो है ग्रोक जो है वो डेट एंड इवेंट्स जो भी दिए गए हैं तो वो उनके अनुसार ये देख सकता है कि क्या क्या उसमें मटेरियल फैक्ट्स साथ में रेफरेंसेस लगे हैं, और क्या जो बातें कही गई हैं डेट एंड इवेंट्स में और जो भी मटेरियल फैक्ट्स लगे हैं वो क्या आपस में मैच कर रहे हैं, किस हद तक मैच कर रहे हैं। और डाटा एनालिसिस से वो ये भी बता सकता है कि जो डेट एंड इवेंट डिस्क्राइब किए गए हैं और जो भी मटेरियल फैक्ट्स फॉर एग्जांपल फाइल्ड एप्लीकेशन से जो भी चीज़ें हैं उनमें किस हद तक सिमिलैरिटी है, और डेट एंड इवेंट्स में आखिर कितने, उस हिसाब से डेट एंड इवेंट्स के अनुसार कितने मटेरियल फैक्ट्स जो हैं वो लगे। इसी तरह से उसके रिस्पॉन्स में, जी हाँ, रिस्पोंडेंट के उसको भी वो ब्रेक कर सकते हैं रिप्लाई को, और उसमें भी वो देख सकता है कि वास्तव में उन डेट एंड इवेंट्स के साथ उनके कम से कम ये तो देख ही सकता है वो कि कितने उनके तरफ से ऑफिशियल कागजात इत्यादि लगे हैं। इसी तरह से ग्राउंड्स जो भी पिटीशन में दिए गए हैं और वो ग्राउंड्स अगर ऑनरेबल जज या जजमेंट्स पे आधारित है तो वो ग्राउंड्स को एआई देख सकता है, और जिन जजमेंट्स पे आधारित है वो उन जजमेंट्स पे जाकर ये उनसे सिमिलर लैंग्वेजेस को देख सकता है, क्या ये दोनों बातों में कन्फ्लिक्ट तो नहीं है। कम से कम जस्टिस डायरेक्ट वो जज का रोल भले ही ग्रोक ना कर पाए, लेकिन लीगल प्रोफेशन को वो खासकर पिटिशनर को या रेस्पोंडेंट्स को जो रिप्लाई है उसको फाइल करने में वो मदद कर सकता है, या प्लेंटिफ को अपने वाद प्रस्तुत करने में वो मदद कर सकता है कि डेट एंड इवेंट्स और जो मटेरियल फैक्ट्स हैं उनमें विरोधाभास ना हो। या इसी तरह से जो भी ग्राउंड्स हैं दिए गए हैं, चाहे जो भी ग्राउंड्स दिए गए हैं, प्रेयर कुछ भी हो, लेकिन जो भी ग्राउंड्स दिए गए हैं उसमें जो भी साइटेशंस हैं या जजमेंट साइट किए गए हैं उनमें कन्फ्लिक्ट ना हो। यहाँ तो लीगल प्रोफेशन में जो ग्रोक जैसी या एआई टेक्नोलॉजी है वो मदद कर सकती है। तो वहीं स्वयं अगर कोई जज की भूमिका में है या जूरी की भूमिका में है तो इसके मदद से ये भी देखा जा सकता है कि प्लेंटिव और रेस्पोंडेंट्स के मैटर्स में एआई ये देख सकता है कि प्लेंटिव के साथ कितने कागजात हैं और रिस्पोंडेंट के साथ क्या कागजात हैं और किन ग्राउंड्स पर वो उसको चैलेंज कर रहा है, और उनके ग्राउंड्स में कहीं विरोधाभास तो
नहीं है। ये एक्चुअली में एआई के मदद से ये चीज़ें आ सकती हैं। कितने परसेंटेज दोनों की पिटीशन में मटेरियल फैक्ट्स है। इसी तरह से प्रेस्क्राइब्ड प्रोसेस लॉ का जो है, कम से कम वो डुओ प्रोसेस की बात अलग है, लेकिन प्रेस्क्राइब्ड प्रोसेस जो लॉ का है या एस्टेब्लिश्ड प्रोसेस जो लॉ का है, क्या वास्तव में वो फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है। मैकेनिकली भी वो चीज़ों को देख सकता है कि मान लीजिए कोई नोटिस दी गई है, किस डेट पे साइन किया गया है, कितने दिन का समय इत्यादि उसमें है और कब साइन लिया गया है, इन सब चीज़ों को भी। और फिर उसके बाद रिप्लाई का आधार बनता है कि नहीं बनता है, तो इसके लिए क्या बोलते हैं भी एआई यूज कर सकते हैं। एक्चुअली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिटिशनर्स और रिस्पोंडेंट्स के दोनों फाइल्स को कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर सकती है, और जो भी जजमेंट्स अपने पक्ष में उन्होंने साइड किए हैं और अपोजिट में साइड किए हैं, उनकी लाइब्रेरी भी वो तैयार कर सकती है। और इसी के साथ साथ उनके जो जजमेंट या कंक्लूजन से रिलेटेड लेटेस्ट जो जजमेंट्स हैं वो भी देख सकती है। तो ये भी उसके अंदर है, अगर कोई मिस कर रहा है तो वो भी वो पूर्ण कर सकती है। और ये टेक्नोलॉजी वास्तव में तब मदद करेगी जब वास्तव में जजमेंट्स जो होंगे, और ये टेक्नोलॉजी तब भी मदद करेगी जब वास्तव में जो पिटिशनर्स जो अपना सूट या वाद फाइल करेंगे वो एआई या टेक्नोलॉजिकली कंपैटिबल भी हो। जी हाँ दोस्तों, में अगर फाइलें इस तरह से, जैसे हम माननीय सुप्रीम कोर्ट या कहीं पे भी पिटीशन दायर करते हैं तो एक फॉर्मेट में करते हैं, तो उस फॉर्मेट से एक रीजनेबल माइंड परिचित होता है। ठीक है, लिस्ट ऑफ डेट एंड इवेंट्स क्या है, ग्राउंड्स क्या है, प्रेयर क्या है इत्यादि ना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसी तरह से अगर हम ग्रोक जैसी टेक्नोलॉजी आपकी ज़्यादा मदद कर सके तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि जो पिटीशंस फाइल हो रही है वो ग्रोक या एआई कंपैटिबल है कि नहीं है, इस तरह की भी चीज़ें आ सकती है कि आप इस फॉर्मेट, इस तरह से रेफरेंसेस, इस तरह से चीज़ें आप दीजिए, ताकि आसानी से कोई भी एआई ट्यूब जो है वो फ्रिवलस पिटीशन को पहचान ले। फॉर एग्जांपल ऑर्डर 17 रूल 11 सीपीसी के तहत उनके क्लॉजेस का इस्तेमाल करके A11A और या डी के क्लास का, या बीच में भी जो चीज़ें हैं फीस इत्यादि से रिलेटेड, या कंपैटिबल पिटीशंस, एआई कंपैटिबल पिटीशंस भी एक तरह डोमेन में हो सकता है। हम देख ही सकते हैं कि अभी कुछ दिनों में, अब तो चल ही रहा है, ट्रेंड हो गया है कि टेक्नोलॉजी के साथ कैसे अब जो है सुप्रीम कोर्ट अपने आप को इक्विप कर रहा है, और हाई कोर्ट्स भी, और लाइव हियरिंग्स, प्रोसीडिंग्स इत्यादि भी अब वास्तव में हम देख रहे हैं। और इसी तरह से लाइव माध्यम से अधिकारियों को अब ज़्यादा आना जाना नहीं, वो लाइव से प्रस्तुति भी उनकी हो सकती है, और बहाना भी नहीं हो सकता है कि बिजी थे, समय भी कम लग सकता है। तो प्लस भी है, माइनस भी है, ये सब चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी से है। तो इसी तरह से पिटीशंस भी एक समय ऐसा आ सकता है कि इंटेलिजेंट एआई और जो रीजनेबल तरीके से सोच रहे हैं, जैसे ग्रोक जैसे, तो उस हिसाब से पिटीशंस उसके कंपैटिबल हैं, तो ये मदद कर सकता है। तो वहीं जूरी या जजेस साहब को कुछ ऊपर की चीज़ें, सतही चीज़ें देखने में मदद कर सकता है। ऑफ कोर्स जो है, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है किसी केस की, और सर्कमस्टेंसेस में जो भी लॉ का एप्लीकेशन होता है, हर केस अपने आप में एक अलग होता है, और कुछ ना कुछ मानवीय कहानी भी लिए जा सकता है उस नज़रिए से, जैसे कि चीफ जस्टिस खन्ना साहब ने कहा। और इसी तरह से जैसे गवई साहब ने बोला कि सर्कमस्टेंसेस के अनुसार क्या जजमेंट लेना है, क्या नहीं लेना है, वहाँ एआई डिफरेंट रिजल्ट में पहुँच सकता है। और एआई के मिसयूज भी तरफ भी चिंता उन्होंने बताई। भाई टेक्नोलॉजी है, आप उसको जिस दिशा में मोड़ेंगे उस दिशा में वो मुड़ेगी। और जिस हिसाब से आप ये चीज़ें देख रहे हैं तो ये आएगा। फॉर एग्जांपल लॉ का फील्ड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। रूटीन मैटर्स में, या जहाँ प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर लॉ का है या एस्टेब्लिश प्रोसीजर लॉ का है,
ऑर्डिनरी चीज़ें क्या सीक्वेंस में सब कुछ सही है, पिटीशन सही उसमें है कि नहीं है, फॉर्मेट में है, ग्राउंड्स सही साइटेशंस के साथ हैं, जो साइटेशंस हैं क्या वास्तव में ग्राउंड्स के मटेरियल जो फैक्ट्स हैं वो साइटेशन मिल रहे हैं, ये सब चीज़ों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से देखा जा सकता है। लेकिन प्रेयर एक्चुअली में क्या है, प्रेयर किस हद तक उस प्रेयर पे कंसीडर करना है कि नहीं करना है, और वास्तव में जो काउंटर चैलेंज है उसको कितना वेटेज देना है कि नहीं देना है। नॉर्मली अगर एआई की माने तो वो अगर ज़्यादा जजमेंट्स पक्ष में है तो उसको ज़्यादा वेट दे सकता है, लेकिन कम जजमेंट को कम। तो वहीं ह्यूमन वाइड और फैक्ट के सर्कमस्टेंसेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस कभी कभी एक सिंगल जजमेंट को बाकी सारे जजमेंट के ऊपर उसको ज़्यादा वैल्यूएशन दे सकते हैं जज साहब, क्योंकि वो ज़्यादा रेलिवेंट है। तो वहाँ पे एआई और उसको चूक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं। और कभी कभी टेक्निकलिटीज़ इत्यादि, लॉ कुछ कह रहा है, लॉ की टेक्नोलॉजी और जस्टिस की डिमांड कुछ है। जैसे कि अभी आईआईटी के एडमिशन के समय क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस साहब इंडिया साहब का, पूर्व चीफ जस्टिस साहब थे, उनका जो एक स्पेशल इंटरवेंशन था एक स्टूडेंट के लिए, तो आप ये भी देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जहाँ पर हाई लेवल आप थिंकिंग की ज़रूरत होती है और बहुत चीज़ें लाकी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होती है। तो उस इंटरप्रिटेशन में कभी कभी बाउंड्रीज बहुत दूर तक चली जाती हैं, इम्प्लाइड लिमिटेशंस क्या है भी कि नहीं है। जब इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं तो वहाँ पर एआई रिस्ट्रिक्ट अपने आप को कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मान लीजिए, रिसेंट जजमेंट्स को भी उठा लेते हैं ना, ऐतिहासिक जजमेंट को। प्रेसिडेंट में अकॉर्डिंग टू दी, फॉर एग्जांपल देना, अकॉर्डिंग टू दी रिकमेंडेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विद कंसल्टेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली बाय द रेजुलेशन ऑफ 50% स्टेट, यहाँ पे प्रेसिडेंट में शब्द है ना। और फॉर एग्जांपल अगर ये चीज़ें अवेलेबल ना हो या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो ही ना, या फिर क्या बोलते हैं कंसल्टेशन बाइंडिंग नहीं है तो ना, तो इन स्थितियों में एआई क्या मतलब रिजल्ट लेगा। तो एआई यहाँ पर प्रेसिडेंट में है तो इसका ये भी मतलब है कि ठीक है, व्यू जो भी आया किसी चीज़ के लिए वो प्रेसिडेंट उसको निगेट भी कर सकते हैं, बाइंडिंग भी नहीं है। लेकिन व्यू आना ही चाहिए, ये कैसे एआई तय करेगा। तो अगर कोई जजमेंट है कि अगर व्यू बाइंडिंग नहीं है तो फिर कंसल्टेशन या रिकमेंडेशन, अगर ये सब बाइंडिंग नहीं है तो प्रेसिडेंट क्या अपने से वो डिसीजन ले सकते हैं, या असेंबली नहीं है। तो अगर कोई जजमेंट है तो एआई उसको तुरंत मदद कर देगा, ग्रोक तुरंत मदद कर देगा। परंतु ये जो चीज़ें लागू हैं, फॉर एग्जांपल हालिया ही केस देख लीजिए, लागू हैं अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस के लिए है लेकिन जजमेंट है, और आप नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में इसको लगाने एआई उसको वहाँ भी इंटरप्रेट करके डिफरेंट रिजल्ट में पहुँच जाएगा। तो इसी तरह से जब स्वयं जजमेंट लिखने की बारी आएगी और जब टेक्नोलॉजी हम कहीं ना कहीं अपने कोर्ट सिस्टम में प्रयोग करने लगेंगे या करने, भाई जैसे जैसे एक समय लगता था कि कंप्यूटर नहीं आना चाहिए या आया भी एक तरह से, फिर और चीज़ें उसके वेरिएशंस भी, अब रोबोटिक्स या ऑटोमेटेड प्लांट्स इत्यादि ना, तो ऑटोमेटिक रोबोट्स, इंटेलिजेंट रोबोट्स, तो चीज़ें जिस हिसाब से इतना ज़्यादा लीगल बर्डन हमारे ऊपर हो गया है माननीय न्यायपालिका के पास, और बहुत से छोटे बड़े ऐसे बहुत से केसेस हो गए हैं जहाँ पर चीज़ें अब क्या बोलते हैं इनकी मदद से, भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको क्या बोलते हैं आप जजमेंट ना दे, लेकिन कम से कम जो लोग इस प्रोफेशन में हैं, जो भी पिटिशनर्स हैं, उनके साथ तो पिटीशन लिखने में और सही करेक्टनेस में और प्राइमा फेसी या चीज़ों को देखने पे, असेसमेंट करने
पे, बहुत सारी मैकेनिकल चीज़ों को देखने में, प्रोसीजरल चीज़ों को देखने में, इस हद तक इसकी मदद बहुत आसानी से फाइल सिस्टम के मेंटेनेंस इत्यादि में, या स्वयं रोस्टर सिस्टम सही से वर्क कर रहा है इस विषय में एआई के जरिए इत्यादि में कहीं कुछ गड़बड़ी इत्यादि तो नहीं इस पूरे सिस्टम में हो रही है, क्या वो फेयर वे में चल रहा है। बहुत चीज़ों में ये टेक्नोलॉजी मदद कर सकती है इस पूरे लीगल सिस्टम के मैनेजमेंट में, पिटीशन लिखने से लेकर प्राइमा फेस या चीज़ों के पहुंचने पर, भले ही डिटेल जजमेंट तक ना भी पहुंचा जाए। इसी तरह से जजमेंट लिखते समय कभी कभी जजमेंट में कुछ चीज़ें, अगर ये भी ध्यान रहेगा कि ये एआई का यूज हो रहा है, तो ये भी लिखा जा सकता है जजमेंट में कि ये जो है इंटरप्रिटेशन, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी या इमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस के लिए ये है, ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ये इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, ताकि भविष्य में मदद हो जाए। लेकिन वो सर्कमस्टेंसेस एक्चुअली में क्या होंगे, नेक्सट सिक्योरिटी का मामला है कि इंटीग्रिटी का मामला है, सॉवरेनिटी का मामला है, एक्चुअली में वो क्या होंगे कि क्या होंगे, कोई चीज़ बेसिक इस फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है कि नहीं कर रही है, किस हद तक रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं है, वायलेशन तक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या नहीं, किस हद तक पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, यहाँ तक अभी पहुँचना ग्रोक को थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन उस दिशा में जजमेंट इत्यादि की मदद से मदद ज़रूर वो कर सकता है लीगल प्रोफेशन को। तो यहाँ पे हम ग्रोक जैसे जो रीजनेबल माइंड है, एक्चुअली में जो भी लीगल माइंड है वो रीजनेबल रहेगा, और रीजनेबल माइंड आगे चल के लीगल माइंड में भी बदल जाएगा। तो इस तरह से ग्रोक जैसे एआई टेक्नोलॉजी जब इम्प्रूव करेंगे और जजमेंट भी उस हिसाब से, पिटीशन भी उस हिसाब से बनाई जाएगी, कॉम्पेटिबल हो जजमेंट भी इस हिसाब से, टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए कि टेक्नोलॉजी जो है बदलते सर्कमस्टेंसेस के अनुसार थोड़ा और अच्छे से रीड कर जाए, केयरफुली रिटेन किए जाएंगे, तो ये जजमेंट में और दिन ब दिन लीगल प्रोफेशन को और मदद करता जाएगा और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को और मजबूत करता जाएगा, फास्ट भी करता जाएगा। ऑफ कोर्स आप ब्लाइंड आई नहीं रख सकते, नज़र आके ब्लिंक हुई तो डिफरेंट कंक्लूजन पे भी वो पहुंचा देगा। उम्मीद है कि जी हाँ, ग्रोक एंड जस्टिस का ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आएगा। तो अब भाई कौन छूट जाता है, कहाँ कहाँ मैं सुनता, किनको किनको सुनता रहता हूँ, उनके विषय में बताना जरूरी। हाँ, क्या बोलते हैं, कल किसको सुन रहा था, हाँ अमरीश कुमार जी को, जी का अनिल सिन्हा जी को, सुशील शुक्ल जी को सुन रहा था मैं सत्य हिंदी पे। वहीं क्या बोलते हैं आशुतोष की बात पर, हाँ मुस्तशीर खान साहब को नहीं, मुकेश कुमार जी के शो पे मैं सुन रहा था। हाँ विनोद अग्नि जो वेटरन जर्नलिस्ट है, विनोद अग्निहोत्री, वेटरन कहिए एमिनेंट जर्नलिस्ट कहिए, विनोद अग्निहोत्री साहब को सुन रहा था अजीब अंजिम शो पर। वहीं रेड माइक पर सौरभ शुक्ल जी को भी मैं सुन रहा था दीपक शर्मा शो पर अत्रे साहब के साथ। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया, आप लोग भी सुना के। हाँ, ये बात भी बता दूँ कि मैं जो सुन रहा हूँ उनसे एग्री कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, डिपेंड करता है कंटेंट क्या है। जो चीज़ शेयर भी कर रहा हूँ वो मैं शेयर कर रहा हूँ, आप सुन सकते हैं, मेरा उनसे व्यू भी मैं बदल सकता है, अलग होता है, और वीडियो में आप अक्सर पाते भी होंगे, लेकिन लॉजिकली बात होती है, इसलिए मुझे अच्छी लगती है। उम्मीद है ये सब एपिसोड आप ये पसंद आ रहा होगा। थैंक यू सर।